सुप्रभात बच्चों। आशा है आप सकुशल होंगे व जो भी काम आपको दिया गया है वो आप साथ साथ कर रहे होंगे। इससे पहले हमने पढ़ा उपसर्ग और प्रत्यय, ये हमारे व्याकरण के विषय थे। अब हम और क्षितिज भाग 1 जो हमारी पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 1, उसमें से हमने कबीरदास के साख्या और शब्द पढ़ लिए हैं। वो हमारा पद्य भाग था और आज हम पढ़ेंगे गद्य भाग। और गद्य भाग में जो पहली रचना है वो है दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में बच्चों हम सब जानते हैं। वो हिंदी साहित्य के एक अद्वितीय लेखक हैं, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। उन्होंने हिंदी में किसान समाज के हर वर्ग पर अपनी लेखनी चलाई है। उन्होंने अनेक रचनाओं की रचना की है। उनकी बहुत सारी कहानियां हैं जो मानसरोवर में हैं। और मानसरोवर के कितने भाग हैं? 8। इसके अलावा सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्म भूमि, गोदान इनके उपन्यास हैं। गोदान को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद यथार्थवादी कवि हैं, मतलब वो जैसा समाज में जिस तरह की स्थिति देखते हैं उसी का वो वर्णन करते हैं। दो बैलों की जो कथा है उसके माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है कि आपस में किसान और पशुओं का संबंध कैसा है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए हमें बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार ये परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से तो ये दो बैलों की कहानी बता रही है, लेकिन परोक्ष रूप से ये हमें आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी हुई है, आज़ादी के लिए जो संघर्ष किया था उसके बारे में भी बताती है। तो आज हम दो बैलों की कहानी पढ़ेंगे। दो बैलों की कहानी बच्चों, दो जैसा कि नाम से ही आपको पता है कि दो बैलों के बारे में है कि दो बैल किस तरह अपने मालिक गया से जूरी से प्यार करते हैं, किस तरह से। तो हम देखते हैं दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। बुद्धिहीन मतलब कम समझ वाला। जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। मतलब हम जब किसी आदमी को कहते हैं कि तो बहुत ही बेवकूफ़ है, तो हम कहते हैं ये सीधा ऐसा ना कह के हम बोल देते हैं कि रे वो तो गधा है। परले दर्जे का बेवकूफ़ मतलब परले दर्जे का बेवकूफ़ एकदम मूर्ख, जिसे हम एकदम मूर्ख समझते हैं उसे क्या कह देते हैं? गधा। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता नहीं है उसे यह पदवी दे दी है। लेखक कहते हैं कि पता नहीं गधा सचमुच बेवकूफ़ है कि लोग उसको सीधे साधेपन को ही बेवकूफ़ कहने लगे हैं। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता कि इस बारे में मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि वास्तव में गधा मूर्ख है। गाय सींग मारती है। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। अनायास, अचानक। सिंघनी मतलब एकदम, अगर उसको कोई छेड़े तो एकदम मारने को दौड़ती है, शेर जैसी हो जाती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना, न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पे कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, कुलेल करना खेल करना, कीड़ा करना, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पे एक विषाद स्थायी रूप से रहता है। विषाद मतलब दुख, एक दुख की छाया कह रहा है कि हमेशा रहती है। सुख दुख लाभ हानि किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण
हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा में पहुंचे हुए हैं। पराकाष्ठा, अंतिम सीमा। यहाँ कह रहा है कि वैसे तो लोग गधे को बेवकूफ कहते हैं, लेकिन प्रेमचंद जी की विचारधारा अलग है। वो कह रहा है कि वो सुख हो चाहे दुख हो, गर्मी हो चाहे सर्दी, इस तरह रहता है जैसे ऋषि मुनि। जिस प्रकार दुख सुख का, गर्मी सर्दी का ऋषि मुनियों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार कह रहा है गधा भी ऋषि मुनियों की तरह हर परिस्थिति में एक समान रहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं दिखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। यहाँ प्रेमचंद जी कहते हैं कि एकदम सीधा साधा आदमी को भी लोग मूर्ख समझने लगते हैं। उसे भी समय समय पर अपने कुछ थोड़ा बहुत अपने स्वभाव में बदल लेना चाहिए, नहीं तो लोग उसे बेवकूफ समझने लगते हैं। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाते? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर मेहनत करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं। गम खा जाना, चुप रह जाना, शांत रह जाना, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। कह रहा है कि जब सीधा साधा हम सीधे साधे किसी की बातों को ऐसा कर रहे थे, जाने दो उसको, हम क्या बोलेंगे, तो इसका लोग गलत मतलब निकालते हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना, ईंट का जवाब एक मुहावरा है, मतलब कड़ी प्रतिक्रिया करना, एकदम जबरदस्त मुकाबला करना, तो सभ्य कहलाने लगते। मतलब वो भी अगर वो जो हमारे साथ जो जैसा कर रहा है वैसा ही व्यवहार करने सीखने लगते तो सभ्य कहलाने लगते। लेकिन हम अपनी संस्कृति के कारण किसी का जवाब नहीं देते तो लोग क्या कहते हैं, बेवकूफ। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसी संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। गण्य मतलब गणना करने योग्य, गिनती करने योग्य। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है, उसे उससे कम ही गधा है। हाँ, उससे कम ही गधा का मतलब मूर्ख, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। बछिया के ताऊ का मतलब बैल। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आते हैं। अड़ियल मतलब जबरदस्ती करने वाले, और भी कई रीतियों में अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। झूरी काशी के 2 बैलों के नाम थे हीरा और मोती। ये पूरी कहानी हीरा और मोती के इर्द गिर्द घूम रही है। दोनों पछाई जाति के थे। दोनों बैलों की जाति क्या थी? पछाई। दिखने में सुंदर, काम में चौकस, चौकस मतलब हर काम के लिए तैयार रहना। डील में ऊंचे मतलब उनका शरीर लंबा चौड़ा था। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते। मूक भाषा मतलब संकेत, संकेत के द्वारा, विनिमय मतलब विचारों का आदान प्रदान करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। जीवों में श्रेष्ठता का दावा मतलब सबसे बड़े हैं कौन? मनुष्य को जीवों में सबसे बड़ा समझा जाता है। तो भी कह रहा है वो एक दूसरे की पीड़ा को नहीं समझता, लेकिन जो बैल थे वे आपस में एक दूसरे की पीड़ा को, एक दूसरे के दुख को समझ जाते थे। दोनों एक दूसरे को चाटकर, सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। विग्रह मतलब झगड़े के लिए नहीं, सींग मिलाना सिर्फ झगड़े के लिए नहीं, कह रहा कि वो विनोद, खुशी से खेलते थे। आत्मीयता के भाव से, अपनेपन, आत्मीयता अपनेपन के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही घोल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी लग रहती है।
जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोते जाते हैं, गर्दन हिला हिलाकर चलते हैं, उस वक्त हर एक की चेष्टा यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पे रहे। दिन भर, दोपहर या संध्या दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट सूंघ कर अपनी थकान मिटा लेते। नाद, नाद मतलब भूसा डालने, चारा डालने की जो जगह है उसे क्या कहते हैं? नाद। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते, साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। तो ये हीरा और मोती की दोस्ती की मिसाल है कि दोनों एक दूसरे को किस तरह से प्रेम करते थे। वो अपने प्रेम को कैसे प्रकट करते थे? एक दूसरे को चाट कर। और एक अगर खाना में से मुंह निकाल लेता तो दूसरा भी उसमें से अपना मुंह निकाल लेता। इस प्रकार वे दोनों अपने प्रेम को प्रकट करते थे। संयोग की बात है, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। गोई मतलब बैलों की जोड़ी। गोई बैलों की जोड़ी। बैलों को क्या मालूम कि वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने भेज दिया। अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। दांतों पसीना आना, एकदम परेशान हो जाना। दांतों पसीना, परेशान हो जाना। पीछे से हाँकता, हाँकना मतलब खींच धकेलना, तो दोनों दाएं बाएं भागते। पगिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते। मारता तो दोनों सिंग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल है। चाकरी मतलब सेवा करते करते। कबूल है मतलब मंजूर है। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों भेज दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। दिल भारी होना मतलब दुखी होना। बहुत दुखी हो रहे थे बैल। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। वह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों जैसे लगते थे। बेगाना होना पराया, अपने बिल्कुल अपने नहीं लगने, पराये। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की। एक दूसरे को कनखियों से देखा, एक दूसरे से छुप छुप के देखना, और लेट गई। जब गांव में सोता पड़ गया, सोता पड़ जाना, सब सो जाना, तो दोनों ने जोर मारकर पगिए तुड़वा डाले। पगिए मतलब जिस रस्सी से उनको बांध रखा था, और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दोगुनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा घराव लटक रहा है, मतलब रस्सा टूट गया था, वो लटका हुआ था। घुटने तक पांव कीचड़ में भरे हैं, और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा। विद्रोह में स्नेह मतलब उसे शिकायत भी है कि मुझे क्यों बेच दिया गया, और साथ ही साथ वे अपने मालिक झूरी से प्यार भी करते थे। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। गदगद होना एकदम बहुत खुश हो जाना। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। अभूतपूर्व जो पहले ना घटी हो, पहले घटी ना हो। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को
आनंद अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने वाला किसी को साहस न हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो वह जल उठी। जल उठना मतलब ईर्ष्या होना, जलन होना। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आपेक्ष न सुन सका। आपेक्ष मतलब ताना मारना। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोब से के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खाना खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखो कहाँ से खाली और चोकर मिलता है। सूखी भीसी के सिवाय कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली भूसा, सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते बे? मालकिन मुझे मार ही डालेगी। चुरा कर डाला न दादा, पीछे से तुम बिहुनी की सी कहोगे। दूसरे दिन झूरी का साला भी आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। संध्या समय पर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली, चुन्नी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी ने उन्हें फूल की छड़ी से भी न छुआ था। फूल की छड़ी से न छूना, फूल की छड़ी से न छूना, कभी पिटाई नहीं होना। उसकी टिकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी। आहत सम्मान की व्यथा, व्यथा मतलब दुख। उस पर गीला सूखा भूसा। नाद की तरफ आंखें तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब वह उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गए। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़वाई में न आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बार मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा हुआ आ रहा है। दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं मजा। लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ। मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐठ कर रह गया। ऐठ कर मतलब गुस्सा करके ही रह गया। गया पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा
लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी ने इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय में को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भोरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों को से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। आत्मीयता होना अपनापन। लड़की से आत्मीयता हो गई, लगाव हो गया। आज का ये काम हमारा यहीं तक। इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।